हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके क्लास एग्जामपुर में आपकी क्लास में स्वागत करता हूं द हिंदू एडिटोरियल की। दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल की ये क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 28 अगस्त 2019 की क्लास है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा मेंस के क्वेश्चंस में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं। तो दोस्तों, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि मैं उन बच्चों को ये पढ़ा रहा हूं जो आगे आकर मेहनत करने वाले हैं। देखिए, आपने कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी आप एक बड़ा टारगेट कभी मत छोड़िए। उससे आपको क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो या ना हो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो ज़िंदगी में काम आता है। तो ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम एपीजे अब्दुल कलाम की। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में जन्मे। सिर पर किताब रखकर एक नदी पार करके जाते थे, जिसमें उनका पानी था जो नदी तक कंधे तक आ जाता था। सिर पे रख के वो किताब जाते थे इतनी दूर और पढ़ते थे, और वो क्या बने, देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और न्यूक्लियर बम दिया इन्होंने हमें। बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक। वो कहते हैं कि गलती करो, अगर आप पढ़ रहे हो ना, इसको अपने पढ़ने वाली चीज़ में इस्तेमाल करो। वो कह रहे हैं जितनी तुम्हारी गलतियां बढ़ेंगी उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा उससे तुम्हारी गलतियां कम होंगी। और इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, वो कहते हैं अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, देन अदर लर्न फ्रॉम योर सक्सेस, तो दूसरे लोग आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी से सीखेंगे। आप अपनी गलतियों से सीखो और दूसरे लोग आपकी कामयाबी से सीखेंगे, यही वो कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये आती है, देखिए आज आर्टिकल आता है, ये तो हम नहीं करेंगे, इतना रेलेवेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे जुडिशरी, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ठीक है दोस्तों, ये जुडिशरी से संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है, उसके ओवर रीच से, मतलब कि वो अपनी हद को क्रॉस करके जो बाहर जाके अपना काम करती है, अपने दायरों को क्रॉस करके, इसके ऊपर बात है। और दूसरा है अर्थ बर्निंग लंग। देखिए, अमेज़न जंगल है जो साउथ अफ्रीका में, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने का कारण है, ठीक है। अब वो जलने पे लगा हुआ है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और ये दोस्तों एयर कनेक्टिविटी को लेकर है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई है, जैसे कि वो चाहते हैं कि एयर ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग हवा में, हवाई जहाज़ों में सफ़र कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस जगहों को जो हवाओं से नहीं जुड़ी हुई है, एयरलाइन रूट से नहीं जुड़ी हुई है, तो उसको एयरलाइन ट्रैफिक से जोड़ा जाए, एयर से जोड़ा जाए, ताकि जिन इलाकों में रोड और ट्रेन नहीं पहुंचते हैं, तो यही कनेक्टिविटी का ये है, एयर कनेक्टिविटी का ये है आर्टिकल। और यहाँ पे बात आती है ट्रेड टॉक विद ईयू, मतलब इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड के ऊपर ये आर्टिकल है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारी बात किसके ऊपर आती है, गिविंग विंग्स टू बेटर एयर कनेक्टिविटी। गिविंग विंग्स टू बेटर एयर कनेक्टिविटी। उसके बाद वो बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या, पता है आपको? तो सोचो एक सेकंड के लिए, मैं देता हूं आपको 10 सेकंड का टाइम। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, जिसमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें किसी एक मुद्दे पर, जिसमें सेंटर भी सही काम करना चाहते हैं और ये सब स्टेट मिलकर भी सही काम करते हैं, मिलकर काम करके एक तरह की पॉलिसीज तैयार करते हैं, ताकि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, ना कि अलग अलग तरह की पॉलिसी तैयार करें जिससे वो एक दूसरे के आगे वाले कदमों को काटे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ तरह का वो कह रहे हैं, राइटर कह रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी, सिविल एविएशन सेक्टर, मतलब कि आम लोगों के लिए जो एयरलाइंस की सुविधा होती है उसको बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। किस तरह से, वो हम अब देखेंगे। वो किस तरह से, देखिए वो कह रहा है कि सेंटर के अलावा, केंद्र सरकार के अलावा, कोई भी स्टेट का किसी भी एविएशन सेक्टर को, एविएशन सेक्टर कौन सा है, हवाई जहाज़ों वाला सेक्टर, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एविएशन सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर ध्यान दिया तो कुछ स्टेटों में बहुत हल्के से डिपार्टमेंट है एविएशन सेक्टर के, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि राज्यों का एविएशन सेक्टर को लेकर एक तरह का पैसिव रोल है। लेकिन अब सेंटर, केंद्र चाहता है कि राज्य हमारे साथ मिलकर काम करें और एयरपोर्ट भी बढ़े, ठीक है, और एयर कनेक्टिविटी भी बढ़े, मतलब एयर टू एयर ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में जाया जा सके, ऐसी कनेक्टिविटी भी बढ़े।
उसमें इसी के अंतर्गत उन्होंने एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम चलाई, उड़ान चलाई। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता कि जितने भी ऐसे एयरपोर्ट हैं जो बने हुए हैं लेकिन उसको कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा, चलाया नहीं जा रहा, उनको चलाया जाए। अगर कोई थोड़े से बड़े हैं, थोड़े रिपेयर होने की ज़रूरत है, उनको रिपेयर कराया जाए और उनको वहाँ पे एयरलाइंस की सुविधा शुरू की जाए। ठीक है, ताकि आम लोगों से ज़्यादा एक्सेस मिल सके पहुँचने का। देखिए, इसी के अंतर्गत 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरी की सरकारों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, इसके तहत वो इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे कि फ्लाइंग एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, मतलब आम लोगों के लिए वो सस्ती भी हो और वो आसानी से पहुंच भी सके, पहला पॉइंट। और दूसरी वो बात करते हैं कि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल छुपा है, तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, उस ताकत को। फिर वो बात करते हैं कि एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की एक और बढ़ाया जा सकता है और भी कई तरीकों से, जैसे कि एविएशन टर्ब्यून फ्यूल। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पहली एग्जांपल दी। देखिए, जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं उनमें जो तेल डलता है वो काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, वो कहते हैं भी जितनी ऑपरेशन कॉस्ट होती है, अगर हवाई जहाज़ों को उड़ाना, वहाँ पे खर्चे, वहाँ पे सैलरीज पायलट की, एयर होस्टेस की और भी कई तरह के खर्चे करके मेंटेनेंस और जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को पैसे दे रहे हैं, जो ये पूरी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उसका सिर्फ 40% तो उसका सिर्फ तेल ही लेता है हवाई जहाज़ों का। तो वो कहते हैं इसमें हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जीएसटी में अगर हम इससे जीएसटी से बाहर कर दें तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो ये वैल्यू एडिड टैक्स की बात आती है, ये स्टेट्स के अंतर्गत आता है और स्टेट अपना रेवेन्यू, अपनी कमाई को किस तरह से छोड़ सकते हैं। अब देखिए, अगर 25% तो मतलब वो कह रहे हैं कि एटीएफ समटाइम्स एज हाई 25%, कुछ स्टेटों में तो एटीएफ एविएशन टर्ब्यून फ्यूल कम से कम 25% हाई तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वो बात करते हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारा पैसा चाहिए आपको। प्रॉफिट मार्जिन को इतना खास नहीं होता जितना आपको लगता है। किंगफिशर भी तो डूबी गई है ना। वो कहते हैं कि हम चाहें तो एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन देकर थोड़ा सा हाथ उनका टाइटनेस कम कर सकते हैं, अगर उस पर हम कम टैक्स लगाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक धारणा है, एक नोशन है कि स्टेट का रेवेन्यू लॉस होगा, उसको जो टैक्स करता है, जो कर लगाते हैं, उसको नुकसान होगा। वो कहते हैं उस नुकसान को इस तरह से भरपाई हो सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें, जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े, उससे अपना कर कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब तीसरी बात ये कहती है कि जीएसटी काउंसिल में अभी एटीएफ एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल का जो मुद्दा है वो अभी होल्ड पर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, उड़ान हैज़ ए मोटिवेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस वैट। अब जो उड़ान स्कीम है, उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेट्स को मोटिवेट करने की कोशिश की है कि आप वैट है ना, जो अपना वैट टैक्स है एटीएफ के ऊपर, वो कम से कम 1% तक को घटा ही दें। ठीक है, चाहे कुछ तो फ़ायदा हो। एयरपोर्ट सच एस उड़ीसा का, महाराष्ट्र का हैव सक्सेसफुली अट्रैक्टेड एयरलाइंस टू कनेक्ट देयर हिट ऑटो लैंड। देखिए, अब उसके बाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं ये तो हो गया एयरलाइंस के ऊपर जो खर्चा आता है, जो लोड पड़ता है, उसको कम करने की बात। दूसरी वो ये बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट विकास करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स। वहाँ पे जो एयरपोर्ट होंगे उसका डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, इसमें वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कुछ तरह हद तक बने हुए हैं लेकिन अंडर सर्व्ड हैं, उसको थोड़ा रिपेयर करने की ज़रूरत है, थोड़े बहुत और काम करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ऐसे कुछ काम तो स्टेट्स खुद ही कर सकते हैं, राज्य खुद ही कर सकते हैं, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ और कुछ अपना एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो कहते हैं वो काम तो उनको करने चाहिए ना, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भी करना चाहिए। जैसे केरला में अभी अडानी को एयरपोर्ट दे दिए गए, तो इसका काफ़ी इशू भी आया था, अगर आपने न्यूज़ में सुना हो तो ऐसी कई बातें आती हैं। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो अगर जहाज़ को लैंड करना है, एक्चुअली फैसिलिटीज़ होंगी, तो सब की ज़रूरत तो है ना। वो कहते हैं कि दीज फंक्शनल एयरपोर्ट्स कैन ओपन अप रीजन एंड चेंज द वे पीपल ट्रैवल। वो कहते हैं ऐसे ऐसे इलाकों को खोल सकता है अगर हम एयरपोर्ट्स लगाएं, तो जिन इलाकों में रोड्स पहुंचना बहुत मुश्किल है, ट्रेन पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहाँ हम एयर कनेक्टिविटी कर सकते हैं और लोगों का ट्रैवल करने का तरीका बदल जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को सफ़र करने में 50 घंटे लगते हैं और वो 1 घंटे में पहुँच जाएगा, एनर्जी सेव, पैसे सेव, टाइमिंग सेव, तो बहुत कुछ होता है ना। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि इंडिया हैड अबाउट 70 एयरपोर्ट्स इंडिपेंडेंस अंटिल टुडे। वो कहते हैं उड़ान स्कीम के अंतर्गत कम से कम 24 ऐसे एयरपोर्ट्स को जो अभी तक यूज़ में नहीं थे उनको ओपन कर दिया गया, और 100 को आने वाले 5 सालों में ओपन कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बात की, लिंकिंग द
हिंटरलैंड, दूर दराज के इलाकों को जोड़ना। थर्ड बात तो वही कर रहे हैं कि देखिए कहते हैं कि अगर सेंटर इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे कि मैंने बात की है कि एयरलाइंस को हैंडल करने का जो मालिकों का खर्चा है अगर वो कम कर दें और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इंसेंटिव दें, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, जैसे कि वैट टैक्स कम कर सकती है, शेयरिंग ऑफ वायबिलिटी गैप ऑफ फंडिंग विद एयरलाइंस, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अगर ऐसे कुछ फ़ायदे वो एयरलाइंस को दे तो ये हो सकता है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बड़े जहाज़ भी नहीं जा सकते, छोटे जहाज़ों को भेजा जा सकता है। इससे क्या होगा कि बाढ़ के समय या फिर अगर किसी को थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट की करना है या फिर आना जाना है जहाँ रोड सड़कें नहीं हैं तो वहाँ पर आसानी से आया जा सकता है, प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती कि। फिर वो कहते हैं हेलीकॉप्टर भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो आगे हम चलते हैं अगली बातों पर, जैसे कि वो कहते हैं कि हाउ अट्रैक्ट एयरलाइन फ्रॉम रीजनल टू रिमोट कनेक्टिविटी। फिर वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट बहुत है, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं है, कहीं पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एयरपोर्ट बनाना ही बहुत मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कुछ स्मॉल एयरपोर्ट ऑपरेटर को एनकरेज किया जाए कि आप वहाँ जाइए, उड़ाइए, बहुत कुछ करिए। ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं कि हम ऐसे कई एरियाज़ खोल सकते हैं, जैसे कि टूरिज़्म का फ़ायदा, इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, पर्यटक बढ़ेगा, सस्ते हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ेंगे, इंश्योरेंस टू फॉर सपोर्टिंग एयर कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आर्टिकल है। अब देखिए उन्होंने आखिर में ये बात करते हैं कि अभी तक इंडिया ने अपना टोटल सिर्फ 7% पोटेंशियल टैप किया है, लेकिन इंडिया में इतना दम है कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक में दुनिया के पहले 3 प्लेयर्स में से आ सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं फॉर दिस स्टेट नीड टू क्रिएट ए कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट, लेकिन उसका एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा ताकि मिडिल क्लास भी अच्छे से टू फ्लाई एट वंस ए ईयर, कम से कम मिडिल क्लास साल में एक बार तो उड़ान भर ही सके ना। फिर वो आखिर में कुछ पॉइंट देते हैं, जैसे कि वो कहते हैं अच्छे एयरपोर्ट्स को डेवलप करो, एयरलाइंस को इंसेंटिव दो, चाहे आप वो टैक्स कम करके करो, चाहे वो सब्सिडीज दो या कुछ भी। फिर वो कहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों में अगर स्टेट और गवर्नमेंट और देश केंद्र की सरकार मिलकर काम करे तो बहुत अच्छा होगा। बस यही हमारे पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों अब आती है बात अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ बर्निंग लंग्स। देखिए अमेज़न जंगल है जो, वो दुनिया का एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट, बहुत सारी प्रजातियां वहाँ रहती हैं, पेड़ों की, फ्लोरा फोना, पेड़ों की, जानवरों की, और ये दुनिया को इतने बड़े स्तर पर ऑक्सीजन प्रदान करता है कि क्या बताऊं। लेकिन अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्राज़ील देश में छुपा है दोस्तों। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहाँ अलग अलग इलाकों में कम से कम पहले 9500 के आसपास अलग अलग जगहों में आग लगी थी जो चारों तरफ फैल रही थी। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं कि 10,000 के अलग और बढ़ गई है। देखिए वहाँ पे जो फार्मर्स हैं और जो लॉगर्स हैं, ठीक है, किसान हैं, वो समर के मंथ में अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को और वहाँ के जो किसान अपनी एग्रीकल्चर लैंड को आग लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हरियाणा पंजाब में लगाई जाती है ताकि ज़मीन की वो मारक क्षमता बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही कुछ उसने किया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, वो आग बढ़ के अमेज़न के जंगलों में चलेगी। अब उससे क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत बड़ा जंगल का हिस्सा जो कि उसका सेंटर वाला हिस्सा बहुत ज़बरदस्त जलता जा रहा है। और ब्राज़ील के जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के हेड हैं, ठीक है, वहाँ की जो स्पेस रिसर्च, उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 80% इन नंबर ऑफ रिकॉर्डेड फायर कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2018, 2018 के मुकाबले 80% इंक्रीज हुआ है आग लगने के मामलों में, बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा एक और इंसिडेंट आता है कि एक साओ पोलो जगह है ब्राज़ील में जो कि जहां पर आग लगी है वहां से 2700 किलोमीटर दूर है, और वो कह रहे हैं कि हम बड़ी आसानी से इमेजेस देख पा रहे हैं, बड़ी आसानी से उनकी जो ऊपर स्काई है, जो आकाश है, वो आग सना होकर दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद वो बात करते हैं कि फार्म लैंड्स भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ आग ब्राज़ील तक नहीं टुकी, वो बोलीविया देश में भी, जो ब्राज़ील के साथ का देश है, वहाँ पर भी पहुँच गई। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एवो मोरालिस ने अपना जो इलेक्शन के लिए, दोबारा इलेक्शन आने वहाँ के लिए जो कैंपेन है उसको भी 1 वीक के लिए रोक दिया है, और फ़ौरन से जो भी सहायता मिल रही है उसको रोकने के लिए, आग रोकने के लिए, उसमें कूद पड़े हैं। लेकिन अभी क्या बात आती है कि जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है जिसका नाम है बोल्सोनारो, वहाँ उनकी बहुत आलोचना हो रही है। क्यों हो रही है? देखिए उन्होंने कहा कि दुनिया देशों ने वो कहते हैं आप आग बुझाओ, क्या कर रहे हो, आग क्यों नहीं बुझा रहे हो? वो कह रहा है हम बुझा रहे हैं, हम क्यों नहीं बुझा रहे, हम अपना सारा काम कर रहे हैं।
लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका काम दिख नहीं रहा। वो दूसरे देश कहते चलो कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देते हैं, आप बुझाओ आग। लेकिन उन्होंने कहता हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, ये हमारी संप्रभुता पर कहीं ना कहीं से आएगा, हम पैसे नहीं लेंगे। कहता ठीक है, लेकिन आप बुझाओ तो सही ना। फिर वो कहते हैं कि उनकी इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज ऐसी हैं जिसने कहीं ना कहीं से अमेजोन फॉरेस्ट को, रिच बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचाया है, कम किया है। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने आते ही क्या किया अपनी सरकार में कि जो भी प्रोटेक्शन थी अमेजोन रेन फॉरेस्ट को, उसको ख़त्म कर दिया। फिर वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में ऐसे कुछ बातें हुई जैसे कि माइनिंग कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाने के लिए मैपिंग में अल्टरेशन की गई। फिर वो उसके बाद बात करते हैं कि नॉर्वे और जर्मनी के जो डोनर्स हैं हु हैव पैक्ड प्रोटेक्शन फॉर अमेजोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो डोनर्स हैं उनको उन्होंने साइड कर दिया। और जैसे कि मैंने अभी बात की कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, इनके जो हेड थे इनको उन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया काम से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमेजोन का डिफॉरेस्टेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। उन्होंने साफ साफ डिस्क्लोज कर दिया, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर वो कह रहे हैं कि फिर इन्होंने एनवायरमेंटल चैरिटीज़ को बाहर कर दिया जो कि वहाँ पर काम कर रही थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि फॉरेन कंपनियों का इंटरेस्ट पूरा करने के लिए ये चैरिटीज़ कंपनियाँ या एनजीओ कहीं ना कहीं यही आग लगा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा इंटेंस ग्लोबल प्रेशर आया G7 की मीटिंग के बाद। वो कह रहे हैं कुछ तो करो। तो जब प्रेशर आने के बाद 44,000 के करीब मिलिट्री ट्रूप्स को कह रहे हैं हम वहाँ भेजेंगे। अब भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे ये मुझे लग नहीं रहा। अब ये बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि अगर वो जंगल ख़त्म हो जाता है, समझ लिए अगर 25% भी रह गया तो हम सबको ही खतरा है। जिस तरह से बहुत बर्बादी बढ़ेगी, बहुत से लोग मरेंगे, बीमारियाँ बढ़ेंगी, ऑक्सीजन में कमी आएगी। तो अब ये कहते हैं कि ये गंभीर चिंता का समय है। तो अब बात आती है टॉकिंग ट्रेड विद द यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन देशों का संघ है, उसके ऊपर ये बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, वो कह रहे हैं इंडिया को, राइटर कह रहे हैं कि इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। अब इसी के अराउंड सारी बात घूमेगी। देखिए वो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे चाइना और यूएस के अंदर ट्रेड वार हो रही है, ठीक है, इंडिया को ध्यान देना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। उससे लास्ट मंथ नेगोशिएटेड बहुत दूसरे दोनों तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से और इंडिया की तरफ से ब्रुसेल्स में मिले, लेकिन कहते हैं वो ये काम चल रहा है ना बहुत स्लो चल रहा है। वो कहते हैं चाइना और यूएस की स्थितियाँ तो वैसे देख कर लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अगर हमारे वो हाथ से कोई मार्केट छूटती है तो हमें वो मार्केट, नई मार्केट भी तो चाहिए ना। फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि देखिए अब जो वर्ल्ड ऑर्डर ना कहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है इंडिया रिस्किंग लेफ्ट बिहाइंड एमिस्ट ए कोलैप्सिंग ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर। देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं से कोलैप्स हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, जैसे यूएस की और चाइना की पॉलिसीज़ को देख के हमें पता लग रहा है। तो वो कहते हैं कि बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का जो दौर है ना वो फिर से शुरू हो गया। अब इसके ऊपर इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में। वो कहते हैं इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बड़ी पावर है जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रखा यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर टॉप बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूएसए, चाइना, गल्फ इकोनॉमीज। तो वो कहते हैं ये कहीं ना कहीं गलत बात है, ये बहुत स्लो चल रहा है, इनको करना चाहिए। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि इंडिया अभी तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा स्टेटस मिला हुआ है जो WTO की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, यूनाइटेड नेशन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। तो वो कह रहे हैं कि ये अभी तक इसी में लटका हुआ है, वो ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जर्नलाइज प्रेफरेंस सिस्टम का नहीं, कहीं ना कहीं से उनको कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि उनको पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी इकोनॉमीज़ को ज़्यादा वो बेनिफिट देते हैं, क्योंकि GSP प्लस बेनिफिट देते हैं उसको, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इसका दिक्कत आ रही है। फिर कहते हैं कि इंडिया का जो 20% एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं EU जाता है, इससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए इंडिया की सरकार ने, जो नहीं दे रही है। फिर वो कहती है कि इंडिया और बड़े एरियाज़ में ध्यान रख सकता है, जैसे E-कॉमर्स कंपनियाँ, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ हो गई, ठीक है। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं कि डाटा प्राइवेसी पर, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन के कानून देखे जाए और इंडिया के कानून देखे जाएं, डाटा प्राइवेसी पर कोई ज़्यादा अलग अलग नहीं है, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो वो कहते हैं इसमें वो चाहे तो अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरी तरफ बात करते हैं कि इंडिया मस्ट आल्सो अप्रोच एन EU FTA एग्रीमेंट फ्रॉम ए जियो स्ट्रेटेजिक पर्पस से, अगर हो सके तो इंडिया को जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि विद ट्रम्प होस्टाइल सपोर्ट फोकसिंग ऑन इंडिया। वो कहते हैं कहीं ना कहीं जो ट्रम्प है इंडिया की तरफ भी, पाकिस्तान के साथ इंडिया की तरफ भी ऐसे होस्टाइल कमेंट कर देते हैं। तो इंडिया को अपना कहीं तरफ से, किसी भी तरफ से अपना आपको लूज़ नहीं करना चाहिए, कहीं ये ना हो जाए कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो, ठीक है दोस्तों।
अब वो कहते हैं डेमोक्रेटिक रेगुलेशंस, जैसे कि हमारा देश तो एक डेमोक्रेसी है, वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रूल पर चलते हैं। वो कह रहे हैं EU नेगोशिएटर्स आर नाउ विलिंग टू मेक कंसेशंस ऑन लेबर एंड एनवायरनमेंट रेगुलेशंस। तो इस मौके का इंडिया को फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर कहते हैं कि एक जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है वो भी कोलैप्स हो गई, ठीक है दोस्तों। अब दुनिया का एक्सेसिव रिलायंस ऑन चाइना, ये भी गलत है, ठीक है। अब कहते हैं EU टू बिकम ए लिटिल मोर प्रोग्रामेटिक। EU चाहता है कि बिल्कुल और बिल्कुल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हमें कुछ और इकोनॉमी से भी जुड़े, ताकि अगर कोई देश कोलैप्स हो जाता है तो हमें भी थोड़ा ये नुकसान ना हो। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 2018 की मंदी आई थी, 8 की मंदी आई थी, और बहुत सारे देश सीधा से अमेरिका की इकोनॉमी पर निर्भर थे। अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो वो उन देशों की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हुई, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इंडियाज़ गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ना जो, और EU का नॉर्म्स है डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी के, वो कहीं ना कहीं से सेम है। अगर चाहे तो वो प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स, ग्रोथ, इन सब में काम कर सकते हैं, एक साथ मिलकर टेक्नोलॉजी डोमेन में काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 5G में, ठीक है। वो कहते हैं न्यू दिल्ली मस्ट सी दिस एज ए स्ट्रेटेजिक प्रीमियम। कहीं ना हमें तरफ से एक तरह का स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल रहा है। इट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर इन स्ट्रिक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। तो अब कुल मिला के तो यही है कि इंडिया को जितने भी सिचुएशंस आ रही हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अब तो यूरोपियन यूनियन भी चाह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन भी चाह रहा है हम अब सिर्फ चाइना पे ना टिक के कहीं और भी जाएं। फिर वो रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं कंसेशन देने को भी तैयार है, और भी कई बातें। और इनके जो रूल्स हैं, डेमोक्रेटिक रेगुलेशंस हैं, उनमें वो भी कहीं ना कहीं ये लोग शेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है जुडिशरी के ऊपर आर्टिकल। अब ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए जुडिशरी के ऊपर जो आर्टिकल आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, देखिए वो कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है ना वो कहीं ना कहीं से अपना जो दायरा है ना उसका उल्लंघन कर रही है। वो समझे कैसे, देखिए संविधान ने तीनों के ऊपर एक काम बांट रखे हैं। जो पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव ब्रांच को अलग दे रखा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अलग दे रखा है, जैसे कि मोदी सरकार है, ठीक है, पार्लियामेंट अलग है, और जुडिशल को अलग है। देखिए यहाँ पे कानून बनते हैं, ये उस कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसको संचालित करते हैं, और इसका काम है कानून की समीक्षा करना कि अच्छे से लागू हो रहा है नहीं हुआ। जैसे कि इसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, वो लागू हो रहे नहीं, इन्फोर्समेंट करना, किसी भी चीज़ की इन्फोर्समेंट करना, चेक करना कि कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये जुडिशल का काम है। जुडिशरी का काम कानून बनाना नहीं है। लेकिन आजकल जुडिशियल ओवर रीच के चलते कहीं ना कहीं जुडिशियल एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ऑर्डर दे रही है कि आप ये कानून बनाओ, आप ये कानून बनाओ, आप ये कानून बनाओ, तो फिर ये कुछ कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात हम यहाँ से शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक 1976 में एक जजमेंट पास की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, ये दूसरा आर्टिकल है, जैसे कि मैंने बोला था कि हम 2 आर्टिकल्स को रिलेट करेंगे, मैं पहले वहीं पर जाकर आपको समझाता हूँ। देखिए ये वो आर्टिकल है, ये वाला। वो कह रहे हैं कि जो एक जजमेंट पास की गई थी 5 जज बेंच के द्वारा 1976 में, जिन्होंने कह दिया था कि जो रिट पटिशन है, ठीक है, जो हैबियास कॉर्पस फाइल करते हैं, ठीक है दोस्तों, अपने राइट्स को बचाने के लिए, वो हैबियास कॉर्पस को इमरजेंसी के टाइम पे ना खारिज किया, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो सरकार सुने, उसको रद्द करते हैं एक तरफ से उन्होंने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थे, वो उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद एक बहुत बड़ा काला दिवस की तरह है। क्यों काला दिवस की तरह है? अगर हमारे राइट्स का ही, हमारे हकों का ही हनन कर दिया जाएगा, फिर जुडिशरी ने भी माना कि ये बात तो गलत है कि अगर लोगों के राइट्स का ही हनन कर दिया जाएगा तो देश तो फिर वही ना ही तानाशाही होगी ना। तो फिर ये एक बहुत बड़ी गलती थी, तो इसको बाद में ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद वो बात करते हैं जुडिशियल ओवररीच की। जैसे मैं बताया कि मद्रास हाई कोर्ट में एक व्यक्ति ने पिटीशन फाइल किया क्योंकि वो विक्टिम था ऑनलाइन बुल्ली का। ऑनलाइन जिस भी व्यक्ति ने कुछ गलत कमेंट करते हैं किसी के ऊपर, उसके बाद कमेंटों का दौर शुरू हो जाता है, रूमर्स फैलते हैं। तो एक पटिशनर है, उसके साथ कहीं ऐसा गलत हुआ था, तो उसने अपना फाइल किया कि आधार को लिंक किया जाए। क्यों लिंक किया जाए? ठीक है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट करते हैं, ताकि पता चल सके कि किसने ये शरारत की, क्योंकि वो शरारत का क्या निकल जाता है। फिर वो कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वर एफिशिएंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स। जो भी साइबर क्राइम होते हैं ना कहीं हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, उसको पकड़ करने में कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाती है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला इशू की वो ये बात करते हैं
कि जो कोर्ट है ना वो अपना दायरा कम से कम अपना बढ़ा रहा है। जिन दायरों में उन्हें PIL नहीं भी सुननी चाहिए ना, वहाँ भी वो PIL सुन रहा है। यहाँ पे हो रहा है हैव कंटिन्यूअली एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द इशू कंसिडरिंग इन PIL। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने आधार की बात की कि आधार का मुद्दा जो पूरा का पूरा लॉ का मुद्दा है, अगर आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक करना है या नहीं करना है, ये काम तो सरकार का है ना, सरकार को टाइम देना चाहिए। इसमें वो ये बात करते हैं। फिर दूसरी तरफ से ये बात करते हैं कि सेकंड बात ये करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नॉट ओनली आर गवर्नमेंटल फेलिंग टू असर्ट देयर ओन पावर ऑफ रेगुलेशन इन रिस्पॉन्स इन कोर्ट एक्शन, दे आर ऑन द कॉन्ट्रेरी इंकरेजिंग सच PILs। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि जो सरकार है ना वो भी कम नहीं है, वो अपने काम को रिस्पॉन्सिवली ध्यान देने की बजाय ना कोर्ट को ही कह रहे हैं चलो ठीक है आप हमें रेगुलेशंस दें, हम उनके ऊपर काम करेंगे। अब जैसे कि उन्होंने यहाँ इस मुद्दे पर भी हुआ, उन्होंने कह दिया कि उनके पास पावर्स हैं ये काम करने की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये आम काम, लेकिन वो कोर्ट को कह रहे हैं ठीक है आप करिए। कोर्ट को ऊपर से इनकरेज कर रही है सरकार। ठीक है, फिर वो तीसरी बात करते हैं कि आधार लिंकिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंग ए रिफ्रेन वेन एवर एनी मैटर इवन लूजली रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन। वो कहते हैं जब भी आइडेंटिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन में मैटर आता है तो कहीं ना कहीं आधार लिंकिंग का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सोशल मीडिया के केस में हुआ। फिर वो कहते हैं कि प्रॉब्लम और इन्वेस्टिगेशन, देखिए वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम्स। देखिए सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी गलत करके चला जाता है, किसने ये काम ओरिजिनेट किया, किसने ये काम किया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि फेसबुक व्हाट्सएप जैसी कंपनियों का जो डाटाबेस है वो अमेरिका की कंपनियां हैं, वहीं डाटाबेस होगा। तो वहाँ की सरकारों से वहाँ अगर वो उनसे डाटा मांगने जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा देरी होती है, बहुत ज़्यादा देरी होती है, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, लॉन्ग एंड सरकमरम। ठीक है, हर्डल्स बहुत होते हैं। तो वो कहते हैं हालांकि इंडिया और US इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं हो रहा। फिर वो कह रहे हैं कि जैसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाउड एक्ट है उसके साथ सिंक्रोनाइज करने तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मुझे लगता है इन्होंने जो ये चीज़ नहीं लिखी, मुझे लगता है कि अगर इंडिया कोई भी सोशल मीडिया कंपनी का डाटाबेस इंडिया में लोकलाइज करने की बात करे तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा इंडिया को हो सकता है। फिर तो कहेगा इंडिया कि हाँ जी हमें ये दो। तो यही सारी बात है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं और आप सबको कहता हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आपके लिए इतने घंटे मेहनत करते हैं। देखिए एक क्लास ये करनी आसान नहीं है, इतनी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे लिए बच्चा वो भी है जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, मेरे लिए बच्चा वो भी है जो तैयारी करने का सिर्फ सोच रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको फ़ायदा मिले, सबको। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, बाय।